जो भी लेटे हुए हैं सबसे पहले बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ पार्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें लगभग 80% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आएगा। चांस तो ज़्यादा होते हैं पोटेंशियोमीटर के आने के, लेकिन वो सारा कॉन्सेप्ट इसी से शुरू होता है, यही सब कुछ स्टार्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, और बोर्ड में तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए बड़े ध्यान समझना जो अगला टॉपिक आ रहा है। शुरू करते हैं, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, अच्छा यहाँ ये कोई ईंटों जैसा ब्रिज नहीं है कि किसी पानी के ऊपर जैसा ब्रिज बनता है, तो वैसा ब्रिज नहीं है ये, दरअसल रेजिस्टेंसेस का ब्रिज है। क्या है इसमें उसको समझते हैं। तो व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था, उसने एक सेटअप बनाया। इस तरह का सेटअप उसने किया, दो चार रेजिस्टेंसेस उसने यूज किए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। R1 इसका नाम दिया, R2 इसका नाम दिया, R3 इसका नाम दिया, R4, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ जिसकी वैल्यू है E, मान लो कुछ भी जो आप लगे, सेल एल जो भी कुछ उसकी अपनी वैल्यू है, ठीक। और इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ते हुए बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक। गैल्वेनोमीटर की खुद की कुछ रेजिस्टेंस होती है, वो भी उस टॉपिक पे भी आएंगे हम। तो गैल्वेनोमीटर लगाया, यूं कह लो कोई रेजिस्टेंस लगा दी उसके बीच में, गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस भी होगी, उसमें से करंट पास करेगा, ठीक। तो इस सेटअप के बाद उसने क्या किया, इसकी वैल्यूज को चेंज करता रहा। वो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग तो आएगी, कनेक्ट कर रहा है उन दोनों को, तो कुछ ना कुछ रीडिंग तो गैल्वेनोमीटर में आएगी, वो आती रही। तो वो उसने क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो एक चीज़ है जिससे डेवलप होगी। तो उसने इन R1, R4, R2, R1 की वैल्यूज को एडजस्ट करता रहा, चेंज करता रहा। एक पॉइंट ऐसा मिल गया उसको जिस केस में गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करता है, ठीक। देखो अभी अगर इसको देखा जाए तो ये ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, क्योंकि अगर यहाँ पे जाते हैं जंक्शन आ जाता है, यहाँ जाते हैं फिर जंक्शन आ जाता है। तो R1, R2 और R1, R3, R2, R4 ना सीरीज है ना पैरेलल है, ना ही ये आपस में सीरीज पैरेलल है, कुछ नहीं बन रहा है इसमें। तो उसने एक सेटअप की में इसमें एक्सपेरिमेंटली चेंजेस किए और उसको एक कंडीशन मिली जिस कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर में से करंट की रीडिंग जीरो हो जाती है, वो इस जगह पे पहुंचा। तो अगर एक स्पेशल केस था वो जिसमें जीरो रीडिंग हो रही थी, तो अगर उस जीरो रीडिंग वाले केस को स्टडी किया उसने फिर, और वो एक फाइनल कंडीशन में पहुंचा, वो देखो क्या है। अगर IG की वैल्यू जीरो हो जाए, IG क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो फिर क्या कंडीशन बनती है, वो उस कंडीशन पे पहुंचा। और देखते हैं क्या है कि मतलब यहाँ से I1 करंट निकला, बैटरी से करंट आया I1 ऊपर गया, I2 यहाँ गया, IG नीचे गया, I3 इसमें गया, I4 इसमें गया, और वापस कंबाइन होकर बैटरी में करंट चला गया I। तो उसने सेटअप में चेंजेस करते हुए एक कंडीशन निकाली जिसमें IG की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर IG की वैल्यू जीरो हो जाए मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब I वाला करंट ही I3 में चला गया, यानी I3 ही I1 है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ किरचॉफ करंट जंक्शन लॉ से यहाँ पे कुछ करंट नीचे जा रहा था, कुछ जा रहा था आगे। तो ये वाली करंट अगर जीरो हो गया है, नीचे कोई करंट नहीं गया है, तो इसका मतलब I3 ही सारा करंट है जो पीछे से आया था। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I3 के कंडीशन इक्वल हो जाएगा, और I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I4 के इक्वल हो जाएगा। तो उसकी जो स्पेशल कंडीशन जो वो निकाल रहा है व्हीटस्टोन, उसमें दो बातें हुई। IG जीरो हुआ जिसके कॉन्सिक्वेंस में I1 और I3 बराबर हुए और I2 और I4 बराबर हुए, ऐसा उस कंडीशन पे मिला जब IG क्या हो गया, जीरो। और उसने इस कंडीशन का नाम दिया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, या बैलेंस्ड ब्रिज, या बैलेंसिंग कंडीशन। उसने इसको कहा कि जिसमें हमारा IG में यानी इस ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा, उस स्पेशल केस में I1 और I2 I3 बराबर हो जाएंगे, I2 और I4 बराबर हो जाएंगे। सिंपल स्टडी कर रहा था वो, और उसने कुछ और इसमें चेंजेस किए। देखो उस कुछ और जो रिजल्ट उससे इससे डिड्यूस किए वो ये थे कि अगर KVL लगाया जाए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया जाए, किरचॉफ लूप लॉ लगाया जाए इस लूप में, तो क्या रिजल्ट मिलता है। इस लूप में लगाया, हम यहाँ से चले, करंट कितना जा रहा है, तो I1 R1 मिल गया माइनस I2 R2 मिल गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मतलब यहाँ से गया I1 R1 यहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, करंट तो था नहीं। फिर वापस आए हम तो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो माइनस आ गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो भाई कहानी समझ में आ रही है। उसने क्या किया, वो सिंपल वैसे बैठा हुआ था, अपना कर जा रहा था नोटबुक पे कि क्या कुछ इससे बन सकता है, ऐसे कुछ चेंजेस वो कर रहा था। तो उसको अभी सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है, इसके ऊपर बेस्ड वो साइंस है जो हम मीटर ब्रिज में और पोटेंशियोमीटर में पढ़ते हैं। सॉरी वो टेक्नोलॉजी है, साइंस ये है। समझते ना अंतर। साइंस क्या होता है कि भाई सिंपल कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं, फिर उसका यूज़ होता है कि क्या काम वो आएगा। तो वो उस पर काम कर रहा था। तो इसने इसको देखा, उसके पास कंडीशन मिली पहले वाली, और फिर उसने KVL लगाया दूसरे वाले में, उसको कंडीशन लगी एक और अगर इन दोनों का एडजस्टमेंट की जाए तो ये क्या मिलेगा, I1 अपॉन I2 R2 अपॉन R1 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से।
सेकेंड इक्वेशन से मिल जाएगा हमको कि भाई I3/I4 R4/R3 आ जाएगा। इक्वेशन इधर लेके गए, रेशो लिया, और I3/R4 I1/I2 के बराबर है अगर बैलेंसिंग कंडीशन है तो अगर बैलेंसिंग कंडीशन है तो ये भी I1/I2 बन जाएगा, ये भी I1/I2 है। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड या ये वाली साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो एक और कंडीशन पहुंचा, R2/R1 = R4/R3। ठीक, तो सभी को एडजस्ट करते हुए, रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए व्हीटस्टोन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सेटअप को चेंज कर रहा था, चेंजेस कर रहा था और देख रहा था रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो एक स्पेशल केस में जिसमें IG की वैल्यू 0 आ रही थी, उस केस में I1 I3 के बराबर हो गया और हमारा I2 I4 के बराबर हो गया। और इसी कंडीशन को अगर रेजिस्टेंस की भाषा में लिखा जाए तो ये तब होगा जब इसका इसके साथ रेशो, ठीक है, R2/R1 यानी R2/R1 और इज इक्वल टू हो जाएगा R4/R3। उल्टा भी है, देखो अगर ये रेशो ऐसे सही है तो पलट के भी सही होगी ना। तो R1/R2 या R3/R4 का रेशो इक्वल, मैं इसको थोड़ा लिखूंगा तो मतलब ये ऐसे भी बन जाएगा रेशो, थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे कि बात तो देखो वही है। आपने यहाँ पे रेशो ली है I1/I2 की, आप I2/I1 ले लोगे तो ये बन जाएगा। समझे कुछ? तो इसमें क्या हुआ कि कंडीशन मिल गई रेजिस्टेंस की भाषा में कि वो करंट 0 तब होगा जब इसका इससे रेशो, इसका इससे रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल। ये एक और तरीके से भी एडजस्ट होती है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो R1/R3 = R2/R4 इक्वल हो जाए, यानी कि इसका इससे रेशो, इसका इससे रेशो अगर इक्वल हो जाता है तो उस केस में वो ब्रिज हमारा बैलेंस बन जाता है। ठीक, वो ब्रिज हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है और बीच वाले हिस्से में करंट नहीं आता है। ये व्हीटस्टोन ने बता दिया। अब देखो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या बनी, इससे मिला क्या, इसने पूरी ब्रांच बदल के रख दी। सब कुछ जिसके बाद चैप्टर के बाद का है सारा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे चल रहा है, अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे। तो ये रेशो इसका इससे कह लो, इसका इससे कह लो, इसका इससे या इसका इससे, जिसको भी लोगे आप, वो रेशो कोरेस्पॉन्डिंग अगर इक्वल हो जाते हैं तो ब्रिज बैलेंस होता है, ये 0 आता है। इसका जो रिजल्ट है वो ये बना। करंट 0 कब होगा, करंट 0 का होने की कंडीशन क्या हुई, इसका मतलब इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तभी तो करंट 0 होगा। यानी जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका भी है, तो दोनों साइड का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो दोनों साइड का पोटेंशियल सेम होगा। अभी देखो इतनी बात बस हमको पता चल रही है, इसका आगे अपने आप न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। ठीक, बस जो आपको चीज़ मिली है उसको इंटरप्रेट करना है, और वो इंटरप्रिटेशन हमको यहाँ लेके जाती है कि इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम बन गया होगा, तभी तो करंट नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये रिजल्ट हमको कहता है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। यानी इस केस में ये बीच वाली चीज़ किसी काम की नहीं रहती, इसको यहाँ से आप हटा सकते हो, ये बेकार हो जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने इसका लिए देखना है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास R है, एक रेजिस्टेंस एक सेटअप दिया हुआ था, ये R था, यहाँ से कनेक्ट किए हुए R और इसके बीच में 6R रेजिस्टेंस लगा रखी है, ये R और ये 4R है, और ऐसे करके ये बैटरी दी हुई है, सेल दिया हुआ है, इसका EMF है 4 ओम की, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो मतलब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और इसमें क्वेश्चन था कि बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है वो बताओ। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप इसमें फंस जाओगे, आपको किरचॉफ लॉ लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई सीरीज पैरेलल, देखो ये दिख रहे हैं, ये दोनों हैं बस, उसके बाद कहानी खत्म, आगे कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जाके जंक्शन बीच में वो जुड़ गया है, ये 6 ओम बीच में गड़बड़ कर रहा है, 6R बीच में गड़बड़ कर रहा है। तो इसमें अगर हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पे देखें और सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा R+R का सीरीज कितना बन जाता है, 2R, और R इस R का भी कितना बनेगा, 2R। तो अगर आप सिर्फ इतना सेटअप देखो, इतना सेटअप अगर आप देखो तो उसमें ऊपर 2R है और नीचे 4R है, यानी 2R/4R 1:2 बन गया। इसका इससे रेशो देखो तो R/2R, ये भी 1:2 बन गया, यानी कि इस 6 ओम के दोनों साइड का जो रेजिस्टेंस का रेशो है वो 1:2 आ रहा है। यानी हमारी जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो अचीव हो गई, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है। अगर ये अचीव हो जाती है, इसका मतलब कि इसमें तो करंट ही नहीं है, फिर वो बीच वाला क्या हो गया, बेकार, उसके दोनों एंड का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो ये वाली चीज़ बेकार है, इसको आप सेटअप में से हटा सकते हो। तो ये 6R यहाँ से चला जाए, तो जरूरी गैल्वेनोमीटर ही होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर यूज़ व्हीटस्टोन ने इसलिए किया था क्योंकि उसको करंट देखना था कब 0 होगा, है ना। वो कैसे दिखे करंट, नज़र थोड़ी आता है करंट की, हम चल रहा दिख जाएगा, इससे नज़र तो आता नहीं है वो। तो उसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट उसने यूज़ किया, और वो इंस्ट्रूमेंट था गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, गैल्वेनोमीटर था या ना था, उसको R कह लो, तो कुछ रेजिस्टेंस थी, बस उसमें कंडीशन करंट नहीं जा रहा है बैलेंसिंग की कंडीशन में। तो जब ये बैलेंस हुआ तो ये चीज़ यहाँ से हट गई, और अब देखो बहुत सिंपल हो गया ना, R
2R और ये 2R 4R। इस तरीके से सीधा क्या हो गया, इसको हटाने के बाद ये डायरेक्ट नजर आ रहा है कि ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों भी सीरीज में हो गए, ओवरऑल पैरेलल हो गया। तो R 2R का सीरीज 3R और ये 6R, 3R और 6R का रेजिस्टेंस का पैरेलल 2R बनेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी इसकी 2R, 4 इसकी थी, करंट बना E अपॉन 2R प्लस 4, ये हो गया हमारा I की वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है सेटअप में। देखो अब व्हीटस्टोन ने बनाया किस लिए था इसको, व्हीटस्टोन ने इसका यूज़ किया कहाँ पर, ये तो हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चनों में, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ ये तो हम कर रहे हैं। ठीक, चलो उससे पहले एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि उसका जो मैंने बताया था पॉइंट यहाँ पे कि पोटेंशियल सेम है, तो उसका मतलब क्या बनता है। देखो आपने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक, तो इसका एक और मतलब भी बन सकता था कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है। तो आप इसको यहाँ पे हटाने की बजाय डायरेक्ट एक वायर से भी जोड़ दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करने से कैसा नज़र आ रहा है, ऐसा करने से यूँ लगेगा जैसे कि ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर वो आपस में सीरीज़ में। आप उससे भी आंसर निकालोगे वही आएगा, 2R चेक कर लेना। ठीक है, उसका मतलब बनता है कि अगर पोटेंशियल सेम हो गया, आप एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ भी दोगे तो क्या होना, उसमें कुछ फर्क तो पड़ना नहीं, करंट तो जाना नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। बस कंडीशन याद रखनी है कि बैलेंस होना चाहिए, इसका रेशो दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब कोरस्पॉन्डिंग रेशो। अगर ऊपर ये लिया है तो ऊपर ये आएगा, ठीक है, इसके साथ लेगा तो ये आएगा, अगर इसके साथ लेगा तो इसका साथ आएगा। जैसे R प्लस 2R, ये भी 1:2 बना, 2R प्लस 4R, ये भी कितना बना 1:2, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग रेशो लोगे सब सेम आएंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ व्हीटस्टोन ने किस पर्पज़ के लिए किया, ये तो हम यूज़ कर रहे हैं इसको न्यूमेरिकल में, जहां हमें दिख जाए कि भाई ये तो भाई बैलेंस हो गया है, हटाते हैं, और अपने न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए तो हम यूज़ कर रहे हैं उसका, ये तो हमारी स्किल है। व्हीटस्टोन ने इस चीज़ को बनाया था अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपको कलर कोडिंग के बारे में बताया था, है ना, कलर कोडिंग किस लिए होती थी कि छोटे रजिस्टर पर हम उसके मार्किंग कर देते थे उसकी वैल्यू पता करने के लिए। अब मान लो वो मार्किंग भी थोड़े टाइम के बाद मिट जाए, वो वहाँ पे ना रहे, फिर कौन बताएगा उसकी रेजिस्टेंस क्या है। ठीक, तो उसकी ऐसे अननोन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस निकालने के लिए उस पर्पस से व्हीटस्टोन ने इसको बनाया था, उस पर्पस के लिए उसने यूज़ किया। कैसे कि अगर इनमें से 3 को एडजस्ट किया जाए इस तरीके से कि वो बैलेंस हो जाता है, तो फिर एक बात कंफर्म है कि ये रेशो बराबर है ना। अगर वो बैलेंस अचीव कर गया, बाकी 3 जो उसके पास नोन थे, मतलब उसने 3 नोन रेजिस्टेंस का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया उस अननोन के साथ कि वो बैलेंस हो गया, और जब वो बैलेंस हो गया तो ये रेशो इक्वल होगी। अब इसमें जो भी हमारे को अननोन है, मान लो आपको R4 नहीं पता तो R1 R2 R3 पता है, रेशो इक्वल है, R4 निकल जाएगा, R3 नहीं पता वो निकल जाएगा। तो इसमें जो 3 अगर हमारे पास नोन रहते हैं तो हम एक अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये इस पर्पज़ से बनाया गया था व्हीटस्टोन के द्वारा। ठीक, उसका पर्पस ये था। इस न्यूमेरिकल में तो मैंने वो अपना वो स्किल यूज़ कर लिया किसी और जगह के लिए, अपना आंसर सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिंपल जैसे इस तरह का सेटअप था। ये ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब ये रेशो बराबर हो जाती है, और बैलेंस होने पर होता क्या है, बीच वाले में से करंट 0 हो जाता है, उन दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम हो जाता है। ठीक, अब देखो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इसका बोर्ड में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि अगर एक्सचेंज कर दिए जाएं हमारे ये जो टर्मिनल्स हैं, यानी कि जिन टर्मिनल्स पे बैटरी लगी हुई है वहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक है, और जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वहाँ पे अपना सेल लगा दो, तो टोटल करंट में कितना फ़र्क आएगा। ठीक है, टोटल करंट में कितना फ़र्क आएगा। जहाँ पर गैल्वेनोमीटर है वहाँ पे तो बैटरी लगा दो, और जहाँ बैटरी है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो क्या होगा, मतलब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ सर्किट में। अब क्या होगा कि ये वाला टर्मिनल यहाँ नहीं होगा, ये टर्मिनल यहाँ चला जाएगा, ये टर्मिनल यहाँ नहीं होगा, ये टर्मिनल यहाँ आ जाएगा, यानी कि बैटरी सेल गैल्वेनोमीटर इन दोनों एंड के क्रॉस जुड़ गया, और जो बैटरी अटैच की बैटरी का टर्मिनल ऊपर चला गया और ये टर्मिनल यहाँ से नीचे आ गया। अगर ऐसा किया गया तो क्वेश्चन था अगर एक्सचेंज कर दिए जाएं तो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, पर मोर देन वन में बीच में एक ऑप्शन ये भी रह जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब क्या है, देखो अगर थोड़ा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा तो ये यूँ हो गया है, गैल्वेनोमीटर यहाँ गया है और ये इधर चला गया है। ठीक, तो क्या होगा, यानी कि तब करंट कितना निकलेगा हमारे बैटरी में से, टोटल करंट कितना निकलेगा, टोटल करंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगर आप अब भी देखो तो ब्रिज जैसे तो अब भी नज़र आ रही है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो देखो थोड़ा घूम ही तो गया है बस,
अगर थोड़ा सा मैं इसको और साफ बना दूं और गैल्वेनोमीटर को यूं शो कर दूं, तो अब की बार क्या है, अभी भी तो ब्रिज जैसा ही है ये, अभी तो सेम है, ब्रिज जैसा ही है, बस बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ जैसा पहले था। तो अब अगर रेशो देखोगे तो अगर R1/R3/R1 और R4/R2 अगर इक्वल हुए तो ये अब भी क्या रहेगा, बैलेंस्ड। तो अब भी बैलेंस्ड रहेगा, लेकिन देखो अभी वो रेशो पहले से कंडीशन, अगर पहले बैलेंस था तो R3/R1, पहले बैलेंस था तो R3/R1 और R4/R2 इक्वल थे, वो अब भी इक्वल है। तो टर्मिनल चेंज करने से उसकी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी करंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर वो बैलेंस्ड ब्रिज है, आप टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर दोगे तो कोई नया फर्क नहीं आएगा, वो चीज़ फिर भी उसी तरीके से काम करती तरीके से पहले काम कर रही थी। गैल्वेनोमीटर फिर भी जीरो रीडिंग शो करेगा, ठीक, गैल्वेनोमीटर फिर भी क्या शो करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा। देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये मतलब ऐसे बना रखा है मैंने, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, यूँ कर देते हैं, इसको 6R कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि भाई बैटरी जो गई, ये यहाँ पे एक अटैच था ना, तो ये 6R हमारा लगा दिया हमने, बैटरी जहाँ लगी हुई थी वहाँ पे, यानी 6R लगा दिया यूँ, ये हो गया 6R। और बैटरी लगा दी हमने जहाँ पर 6R लगा हुआ था, मतलब बैटरी चली गई यूँ, ये आ गया बैटरी का पार्ट, ठीक है, यूँ हो गया, एक्सचेंज हो गया ना, जहाँ 6R था वहाँ पे बैटरी आ गई और जहाँ बैटरी थी वहाँ पे 6R आ गया। तो अब देखो, अब ये वैसे ही ब्रिज दिख रहा है, इसका 2R/R2 4R/2R 2 रेशो सेम हुआ। 6R इस बार भी क्या है, बेकार। तो 6R को वहाँ से हटा दो। 2R, अगर 6R को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, समझ में आया ना कैसे गया, बैलेंस था, अगर 6R को यहाँ से हटा दिया जाए तो 2R और 4R 6R और R + 2R 3R, यानी 6R का और 3R का फिर से क्या बन रहा है, पैरेलल, और वो फिर से क्या होता है 2R। तो फिर बात वही रहती है, यानी अगर बैलेंसिंग हो तभी, अगर बैलेंस ना हो फिर नहीं, अगर बैलेंसिंग हो तो टर्मिनल्स एक्सचेंज करने पर वो रीडिंग सेम आती है। क्लियर, ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। छोटे मोटे क्वेश्चन क्या होंगे, अगर जो मिल जाए आपको कर लेना। वैसे इसकी एप्लीकेशन पहले थोड़े बहुत कर चुके हैं, ये उसमें भी लागू होता है जो हमारा कैपेसिटर था, ठीक। अभी मीटर ब्रिज करेंगे इसके बाद, ठीक। आज इतना ही।